पाकिस्तान के लिए पिछले कुछ दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे। एक तरफ अर्थव्यवस्था बदहाल है, दूसरी तरफ सेना और सरकार के बीच तनातनी की खबरें हैं और अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा दावा वायरल हो रहा है जिसने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी है। दावा यह है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान खुद को आज़ाद घोषित कर चुका है, अपना झंडा, अपना राष्ट्रगान, अपनी करेंसी, और अब दावा है कि 85% ज़मीन पर कब्जा भी। सवाल यह है कि क्या सच में पाकिस्तान टूटने की कगार पर है? क्या वाकई कोई नया देश बनने वाला है? और अगर ऐसा हुआ तो भारत, चीन और पूरी दुनिया की भू राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले बात करते हैं उस दावे की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। सोशल मीडिया पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से एक बयान और एक चिट्ठी तेजी से वायरल हुई। इसमें दावा किया गया कि बलूचिस्तान की जनता ने पाकिस्तान की दखलंदाजी को उखाड़ फेंका है और अब वो एक स्वतंत्र राष्ट्र है। इस बयान के मुताबिक बलूचिस्तान ने अपना राष्ट्रगान अपनाया, अपना अलग झंडा पेश किया और अपनी नई करेंसी की भी घोषणा कर दी। दावा यह भी है कि बलूचिस्तान की सेना, नौसेना, वायुसेना और नागरिक प्रशासन में करीब 5 लाख लोग शामिल हैं और प्रांत के लगभग 85% हिस्से पर उनका नियंत्रण है। यह भी कहा गया है कि वो पाकिस्तानी सेना, नौसेना या वायुसेना को अपनी ज़मीन और हवाई क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बयान में साफ कबूल किया गया है कि उनके पास लड़ाकू विमान नहीं हैं, हमलावर हेलीकॉप्टर नहीं हैं, टैंक और मिसाइलें भी नहीं हैं। यानी सैन्य ताकत के लिहाज से ये किसी नियमित सेना के मुकाबले कहीं नहीं ठहरते। लेकिन दावा यह है कि ज़मीन पर उनका नियंत्रण मजबूत है। इस पूरे मामले को हवा उस वक्त और मिली जब बलूचिस्तान से जुड़े एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अब बलूचिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का पूरा हकदार है। साथ ही ये भी दावा किया गया कि बलूचिस्तान अब सोने तांबे की खदानों, 150 से ज़्यादा सक्रिय गैस क्षेत्रों और 1200 से ज़्यादा कोयला खदानों पर नियंत्रण रखता है। यानी सीधा इशारा उन प्राकृतिक संसाधनों की तरफ जिनके लिए बलूचिस्तान दशकों से जाना जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा और ज़रूरी सवाल खड़ा होता है, क्या ये दावे हकीकत हैं या सिर्फ प्रोपेगेंडा हैं? अब तक की जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने इस आज़ादी को किसी भी तरह से मान्यता नहीं दी है। इस्लामाबाद अब भी बलूचिस्तान को अपना प्रांत मानता है और वहाँ अपने प्रशासनिक व सैन्य नियंत्रण का दावा करता है। दुनिया के किसी भी देश या संयुक्त राष्ट्र जैसी किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भी अब तक इस स्वतंत्रता के दावे की पुष्टि नहीं की है। यानी सीधी भाषा में कहें तो सिर्फ एक वायरल चिट्ठी या सोशल मीडिया पोस्ट से कोई इलाका कानूनी तौर पर एक नया देश नहीं बन जाता। अंतर्राष्ट्रीय कानून में किसी नए राष्ट्र को मान्यता मिलने के लिए ज़मीन पर प्रभावी नियंत्रण, स्थिर सरकार और सबसे ज़रूरी दूसरे देशों की मान्यता चाहिए होती है। फिलहाल इनमें से कोई भी शर्त पूरी तरह पूरी नहीं होती दिखती, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये मामला सिरे से झूठा या बेबुनियाद है। बलूचिस्तान में हालात सच में बहुत तनावपूर्ण हैं। यहाँ वर्षों से बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA जैसे अलगाववादी संगठन सक्रिय हैं जो लंबे समय से पाकिस्तान से पूर्ण आज़ादी की मांग करते आए हैं। हाल के महीनों में हिंसा की घटनाओं में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। रिपोर्टों के मुताबिक जुलाई के पहले हफ्ते से अब तक बलूचिस्तान में 100 से ज़्यादा लोग सुरक्षा बलों और विद्रोहियों के बीच की झड़पों में मारे जा चुके हैं। तो निष्कर्ष ये है, बलूचिस्तान कानूनी तौर पर अभी आज़ाद नहीं हुआ है, लेकिन ज़मीन पर मौजूद अशांति, विद्रोह और असंतोष बिल्कुल असली है और वो लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि ये वायरल दावा चाहे झूठा हो या बड़ा चाहकर पेश किया गया हो, लेकिन इतनी तेज़ी से फैला कि लोगों को लगा कि यह सब असली है। अब चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि आखिर बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये खाई इतनी गहरी क्यों है। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ, उससे पहले बलूचिस्तान का एक हिस्सा स्टेट ऑफ कलात नाम की एक रियासत के तौर पर मौजूद था। ये अपने आप में एक स्वतंत्र और संप्रभु रियासत थी जिस पर ब्रिटिश हुकूमत का सीधा नियंत्रण नहीं था। कलात के तत्कालीन शासकों की मंशा एक अलग बलूच राष्ट्र बनाने की थी जिसमें ईरान के साथ बलूचिस्तान इलाके और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी शामिल हों। इस बारे में ब्रिटिश साम्राज्य और तत्कालीन नेतृत्व में बातचीत भी हुई, लेकिन ये योजना कभी परवान नहीं चढ़ सकी। आखिरकार मार्च 1948 में पाकिस्तान बनने के कुछ वक्त बाद ही कलात की रियासत को दबाव में पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। बलूच राष्ट्रवादियों का हमेशा से यही आरोप रहा है कि ये विलय ज़बरदस्ती और उनकी मर्जी के खिलाफ हुआ था, ना कि किसी लोकतांत्रिक या स्वैच्छिक प्रक्रिया से। यहीं से बलूचिस्तान में असंतोष की जो चिंगारी सुलगी वो आज तक बुझी नहीं है। पिछले 7-8 दशकों में बलूचिस्तान में कई बार सशस्त्र विद्रोह हुए हैं,
50, 70 और 2000 के दशकों में भी हर बार बलूच लड़ाकों का यही आरोप रहा कि पाकिस्तानी सेना उनके संसाधनों का दोहन करती है, लेकिन बदले में उन्हें बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा और रोजगार तक नहीं मिलता। आज बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। क्षेत्रफल के हिसाब से लगभग पूरे पाकिस्तान का 44% हिस्सा ये प्राकृतिक गैस, कोयला, सोना और तांबे जैसे संसाधनों से भरपूर है, लेकिन विकास के सूचकांक में ये पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। यही विरोधाभास, अकूत संपदा और भयंकर गरीबी का बलूच अलगाववाद की सबसे बड़ी जड़ है। दिलचस्प बात यह भी है कि बलूचिस्तान का झुकाव ऐतिहासिक रूप से भारत की तरफ भी रहा है, हालांकि इस दिशा में औपचारिक तौर पर कभी कुछ ठोस नहीं हुआ है। आज इस पूरे आंदोलन का सबसे संगठित और सक्रिय चेहरा है बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA। यह संगठन पिछले कुछ वर्षों में और ज़्यादा आक्रामक और संगठित होता गया। इसने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों, सरकारी प्रतिष्ठानों और सबसे खास तौर पर चीन की परियोजनाओं और चीनी नागरिकों को बार बार निशाना बनाया। पिछले कुछ सालों में इसकी सबसे बड़ी वारदातों में मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का अपहरण शामिल है, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए और सैकड़ों को बंधक बनाया गया। इसके अलावा बलूच इलाकों ने कई शहरों में एक साथ पुलिस चौकियों पर भी हमले किए हैं। पाकिस्तानी सेना लगातार दावा करती रही है कि वो बड़ी संख्या में उग्रवादियों को मार गिरा रही है, लेकिन ज़मीन पर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। यही वो माहौल है जिसमें ताज़ा आज़ादी की घोषणा वाला वायरल दावा सामने आया है, एक ऐसे वक्त में जब बलूचिस्तान में तनाव अपने चरम पर है और पाकिस्तानी सेना व सरकार पहले से ही आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रही है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, चीन, CPEC और ग्वादर पोर्ट। CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड पहल का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसका मकसद है चीन के पश्चिमी शहर कासगर को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से सड़क और रेल के जरिए जोड़ना। इसके लिए चीन ने पाकिस्तान में करीब 62 अरब डॉलर के निवेश का वादा किया था। ग्वादर बंदरगाह की भौगोलिक अहमियत बहुत बड़ी है। यह फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है, जिससे चीन को मलक्का जलडमरू मध्य वाले लंबे और जोखिम भरे रास्तों से बचकर सीधे अरब सागर के जरिए तेल और व्यापार तक पहुंच मिल जाती है। साथ ही ये बंदरगाह भविष्य में चीन के लिए एक नौसैनिक अड्डे के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है, जिससे वो हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी को सीधी चुनौती दे सके और ईरान के चाबहार बंदरगाह से भी मुकाबला कर सके, जिसे भारत विकसित कर रहा है। लेकिन यहीं से समस्या शुरू होती है। बलूचिस्तान में करीब 90% CPEC निवेश सिर्फ ग्वादर क्षेत्र में केंद्रित है। स्थानीय बलूच आबादी का हमेशा से आरोप रहा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में उनसे कोई सलाह नहीं ली गई, ना ही उन्हें रोजगार में प्राथमिकता दी गई। इसके उलट बाहर से आकर बसाए गए लोगों और पाकिस्तानी सेना ने बड़ी मात्रा में ज़मीन पर कब्जा कर लिया। मछुआरों की पुश्तैनी आजीविका पर भी चीनी ट्रॉलरों की वजह से बुरा असर पड़ा है, जिसके खिलाफ ग्वादर में कई बार बड़े प्रदर्शन और महीनों लंबे धरने हो चुके हैं। नतीजा ये हुआ कि जो प्रोजेक्ट बलूचिस्तान के विकास का प्रतीक बनना था, वो बलूच जनता की नज़र में नव उपनिवेशवाद यानी नए ज़माने के औपनिवेशिक शोषण का प्रतीक बन गया। यही वजह है कि BLA और दूसरे बलूच शस्त्र संगठनों ने बार बार चीनी नागरिकों, इंजीनियरों और चीन वित्त पोषित परियोजनाओं को सीधा निशाना बनाया है। चाहे वो कराची विश्वविद्यालय के बाहर हुआ हमला हो, ग्वादर में चीनी काफिले पर हमला हो या चीनी मोबाइल टावरों को आग लगाने की घटनाएं। इसका सीधा असर चीन पाकिस्तान संबंधों पर भी पड़ रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक बलूचिस्तान में करीब 60% से ज़्यादा हमले सीधे तौर पर चीनी परियोजनाओं को निशाना बनाकर किए जाते हैं, जिसकी वजह से सुरक्षा का खर्च कई गुना बढ़ गया है और परियोजनाओं की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। बीजिंग लगातार इस्लामाबाद पर दबाव डालता रहता है कि वो अपने सुरक्षा कर्मियों को पाकिस्तानी ज़मीन पर तैनात करने की इजाज़त दे, ताकि चीनी नागरिकों की सुरक्षा पुख्ता की जा सके। अब अगर मान भी लें सिर्फ काल्पनिक तौर पर कि बलूचिस्तान कभी वाकई एक स्वतंत्र देश बन जाता है, तो इसका सबसे बड़ा और सीधा झटका चीन के पूरे CPEC प्रोजेक्ट को, उसकी बेल्ट एंड रोड रणनीति को लगेगा। ग्वादर से लेकर चीन तक जाने वाला पूरा गलियारा बेकार हो सकता है। पाकिस्तान के लिए ये चीन से मिलने वाला सबसे बड़ा विदेशी निवेश खोने जैसा होगा और उसे पश्चिमी देशों की और कड़ी नज़रों का भी सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि विश्लेषक बार बार कहते हैं कश्मीर नहीं बल्कि बलूचिस्तान ही आने वाले वर्षों में सबसे बड़ी भू राजनीतिक हलचल का केंद्र बन सकता है। अब सवाल उठता है कि अगर हालात इसी तरह बिगड़ते रहे तो इसका असर सिर्फ पाकिस्तान और चीन तक सीमित नहीं रहेगा। एक अस्थिर या अलग होता बलूचिस्तान भारत के लिए रणनीतिक तौर पर अहम हो सकता है, क्योंकि इससे चीन की हिंद महासागर तक पहुंचने की योजनाओं को झटका लग सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए ये उसके अस्तित्व से जुड़ा सवाल है।
कि पाकिस्तान का लगभग आधा भूभाग बलूचिस्तान ही है, और अगर ये हाथ से निकलता है तो इसका सीधा असर बाकी प्रांतों पर, वहाँ की राजनीति पर और सेना की साख पर भी पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये ज़रूरी है कि हम फ़र्क समझें। सोशल मीडिया पर वायरल हुई आज़ादी की घोषणा अभी सिर्फ एक दावा है, कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हकीकत नहीं। लेकिन इसके पीछे जो असंतोष, हिंसा और दशकों पुरानी शिकायतें हैं वो बिल्कुल असली हैं, और वही आने वाले समय में इस पूरे इलाके की तकदीर तय करेंगी। तो कुल मिलाकर क्या बलूचिस्तान आज पाकिस्तान से आज़ाद हो चुका है? आधिकारिक तौर पर नहीं, लेकिन क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत आग की तरह सुलग रहा है? और क्या ये आग चीन के अरबों डॉलर के सपनों को भी जला सकती है? इसका जवाब है बहुत हद तक हाँ। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तानी सरकार और सेना इस बड़े विद्रोह को कैसे संभालती है, और चीन इस पूरे घटनाक्रम पर क्या रुख अपनाता है। हम इस स्टोरी पर अपडेट के साथ आपके पास फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।